साल 1814 की ये बात है। अंग्रेजों और अमेरिकियों के बीच चल रहा था युद्ध और युद्ध में अमेरिकी फोर्सेस पिछड़ रही थी, अंग्रेजों को बढ़त मिलती जा रही थी। फ्रांसिस स्कॉट की और जॉन स्टुअर्ट स्किनर नाम के दो अमेरिकी वकील इस बर्बादी को रोकना चाहते थे। समझौते की कोशिश में दोनों ब्रिटिश दल से मिलने गए। ब्रिटिश दल ने उन्हें HMS स्टोनन नाम के एक जहाज पर बुलाया। दोनों जैसे ही जहाज पर चढ़े, उनके कानों में कुछ शब्द पड़े। अंदर फोर्ट मैकहेनरी नाम के एक किले पर हमले की प्लानिंग चल रही थी। दोनों वापस भागे ताकि अमेरिकी फौज को सावधान कर सके, लेकिन जब तक दोनों पहुंचते फोर्ट मैकहेनरी पर रॉकेट की बरसात शुरू हो चुकी थी। हमला पूरी रात चला। अमेरिकी फौज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन कौन जीतेगा रात के अंधेरे में बताना मुश्किल था। सुबह तक सब कुछ शांत हो चुका था। जॉन स्टुअर्ट स्किनर अभी भी वहीं मौजूद थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने फोर्ट की तरफ देखा और वहां अमेरिकी झंडा लहरा रहा था। इस दृश्य से स्किनर इतने भाव विभोर हुए कि उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। आज ये कविता अमेरिका का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, और इसकी एक लाइन है, रॉकेट की लाल चमक, हवा में फूट रहे बम, रात भर ये सबूत देते रहे कि हमारा ध्वज अभी भी वहीं था। अमेरिका का राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान जिन रॉकेट्स की बात करता है, उनका एक रिश्ता हिंदुस्तान से भी है। ये वही रॉकेट्स थे जो पहली बार मैसूर रियासत के शासक यानी टीपू सुल्तान ने चलाए। आज आपको सुनाएंगे कहानी इन्हीं रॉकेट्स की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। अंग्रेजों ने भारत पर शासन जमाने के लिए कई युद्ध लड़े। प्लासी का युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध। इन सभी युद्धों में जीत हासिल करने के बाद ही अंग्रेज भारत पर अपना शासन कायम कर पाए। इन युद्धों में अंग्रेजों की जीत का एक मुख्य कारण माना जाता है कि अंग्रेज टेक्नोलॉजी के साथ आए थे। एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास थी, यानी उनके पास युद्ध के बेहतर हथियार थे, तकनीकें थीं। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं भी है। रॉकेट जैसा अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल करने वाला मैसूर पहला राज्य था। मैसूर के रॉकेट देखकर अंग्रेज इतने हतप्रभ थे कि मैसूर पर कब्जा करने के बाद वो इन्हें वापस यूरोप ले गए और इसके बाद अंग्रेजों ने यूरोप की लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल किया, रॉकेट के इस प्रिंसिपल का। बाकायदा 1812 में जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ, ब्रिटिश फौजें यही रॉकेट बरसा रही थी। ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि आधुनिक रॉकेट का पहला वर्जन मैसूर रियासत में बना, लेकिन रॉकेट्स का इतिहास यहाँ से शुरू नहीं होता है। 13वीं शताब्दी में जब चंगेज खान की लीडरशिप में मंगोल फौजें चीन पर हमला करने पहुंची तो उनका सामना रॉकेट से हुआ। बारूद की खोज सबसे पहले चीन में हुई। हालांकि चीन के लोग जो रॉकेट्स बनाते थे वो काफ़ी बेसिक हुआ करते थे, लगभग दिवाली में चलने वाले रॉकेट्स की तरह या उनसे थोड़े बड़े। इन्हें बांस की लकड़ी से बनाया जाता था और इनका इस्तेमाल भी हमले के लिए नहीं होता था। रॉकेट सिर्फ रोशनी करने या घोड़ों को डराने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनमें इतनी ताकत अब नहीं थी कि कोई ख़ास नुकसान कर सकें। इसके बाद आगे अरब फौजों ने भी कई बार रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन लंबे समय तक रॉकेट कभी युद्ध का हथियार नहीं बने, ऑफेंसिव वेपन नहीं बने। फिर आई 18वीं सदी। ब्रिटिश इतिहासकार रॉय पोर्टर अपनी किताब द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ साइंस 18th सेंचुरी साइंस में लिखते हैं कि मैसूर रियासत थी जिसने पहली बार रॉकेट को अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। इन रॉकेट्स का श्रेय अक्सर टीपू सुल्तान को दे दिया जाता है, लेकिन असल में इनकी इजाद हुई थी टीपू के पिता हैदर अली के वक्त में। हैदर अली की फौज में एक रॉकेट कोर भी हुआ करती थी जिसका काम ही रॉकेट बनाना और उनकी देखरेख करना होता था। इस रॉकेट में ऐसा क्या खास था? जैसे हमने पहले बताया, पुराने रॉकेट्स लकड़ी के खोल में बनते थे, जबकि हैदर अली ने लोहे की नली का इस्तेमाल किया। लोहा भी मजबूत क्वालिटी का ताकि रॉकेट पहले ही फट के फ्लार ना हो। लोहे की केसिंग का फायदा यह था कि इसके अंदर बारूद का विस्फोट ज्यादा कंप्रेशन में होता था और इससे रॉकेट दूर तक जाते थे। कितने दूर? पूरे 2.5 किलोमीटर तक। आज के लिए भी अच्छी रेंज है ये, 2024 के हिसाब से भी। उस टाइम में तो रिकॉर्ड था। दुनिया में और कोई रॉकेट इससे पहले इतना दूर नहीं जा पाया था। इन रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए लकड़ी का एक छकड़ा इस्तेमाल होता था जिसमें एक सीध में रॉकेट लगाए जाते थे ताकि एक साथ 5-10 रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकें। उस जमाने का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मैसूर की फौज में एक स्पेशल रॉकेट रेजिमेंट भी थी। शुरुआत में इन रेजिमेंट्स में सैनिकों की संख्या 1200 थी, जो टीपू सुल्तान के वक्त में बढ़कर 5000 हो गई।
ये रॉकेट युद्ध में क्या असर डालते थे, इसका पता हमें चलता है साल 1780 में हुई एक लड़ाई से। 10 सितंबर 1780 के रोज विलियम बेली की अगुवाई में ब्रिटिश फौज ने मैसूर पर हमला किया, लेकिन इस युद्ध में ब्रिटिश फौज को ऐसी हार मिली कि मद्रास इन्फेंट्री के एक फ्रेंच अफसर बेनवा बोइन ने लिखा, भारतीय इतिहास में से शर्मनाक हार का उदाहरण नहीं हो सकता। इस हार की मुख्य वजह थे मैसूर के रॉकेट। इनके हमलों ने ब्रिटिश फौज को पस्त कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने रॉकेट्स का ऐसा इस्तेमाल पहली बार देखा था और वो इन्हें फ्लाइंग प्लेग कहा करते थे, समझ भी नहीं पाए थे क्या हो रहा है। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान के दौर में रॉकेट टेक्नोलॉजी में और इजाफा हुआ, वो परिष्कृत होती गई। बाकायदा टीपू के वक्त में श्रीरंगपटना और बैंगलोर में R&D सेंटर्स बने जिनमें रॉकेट की रफ्तार, ऊंचाई, दूरी, स्पीड, वजन, आकार आदि पर परीक्षण होते थे और ये परीक्षण कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि स्थानीय काश्तकार किया करते थे। उस जमाने के ये वैज्ञानिक ही हुए। अंग्रेज और मैसूर रियासत के बीच कुल 4 युद्ध हुए। इन तमाम युद्धों में रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। चौथे मैसूर युद्ध के दौरान 2000 रॉकेट का एक साथ हमला देखकर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा कि 20,000 दुश्मन हम पर ऐसे रॉकेट्स बरसा रहे थे जैसे आसमान से ओले बरस रहे हों। हर बार एक नीली चिंगारी से शुरुआत होती थी, जिसके बाद एक साथ रॉकेट गिरते और फौज में हाहाकार मच जाता। रॉकेट के साथ बांस के लट्ठे बंधे होते थे, उनसे अलग चोट पहुंचती थी। जैसा उस अफसर ने लिखा, ये रॉकेट कारगर तो थे लेकिन काफ़ी नहीं थे। तमाम रॉकेट्स के बावजूद मैसूर की फौज संख्या बल में कमज़ोर रही। अंग्रेज़ों के साथ निज़ाम की फौज थी। निज़ाम बड़ा ताकतवर, बड़ा अमीर था, साथ ही उन्हें मराठाओं का समर्थन भी हासिल था। लिहाजा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की हार हुई। मराठे और निज़ाम एक साथ अंग्रेज़ की तरफ से लड़े, मैसूर हार गया और टीपू सुल्तान की हत्या भी हो गई। मैसूर के रॉकेट का क्या हुआ? युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर के हथियारों का ज़ख़ीरा अपने कब्जे में लिया, जिसमें 600 लॉन्चर, 700 बारूद भरे रॉकेट और 9000 खाली रॉकेट्स थे। इनमें से कुछ सैंपल के तौर पर ब्रिटेन भी भेजे गए। ब्रिटेन में एक आविष्कारक विलियम कॉन्ग्रीव ने इनका अध्ययन किया और रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ नए प्रयोग इस रॉकेट में करके जोड़े, नई चीज़ें जोड़ी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तमाम युद्धों में टीपू के रॉकेट्स का इस्तेमाल शुरू किया। मैसूर के रॉकेट का इस्तेमाल यूरोप की सबसे मशहूर लड़ाई में हुआ, वाटरलू की लड़ाई में, जिसमें ब्रिटिश फौज से लड़ाई में नेपोलियन की फौज हारी थी। इसके बाद एकदम शुरुआत में हमने बताया था कि अमेरिकी युद्ध में भी इन रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ और अमेरिकी नेशनल एंथम में भी इनका जिक्र होता है। अब सवाल उठ सकता है कि अगर रॉकेट पहले ही हिंदुस्तान में बन चुके थे तो फिर यहाँ इनका विकास क्यों नहीं हुआ? जवाब है गुलामी। अंग्रेज़ों ने लोकल काश्तकारों के रॉकेट बनाने पर रोक लगा दी। 1857 तक अंग्रेज़ भारत पर पूरी तरह काबिज हो गए थे। इसके बाद उन्हें युद्ध की खास ज़रूरत नहीं पड़ी और इसके बाद फिर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई और इसके चलते बंदूक और तोप की टेक्नोलॉजी बेटर होती गई। लिहाजा रॉकेट की ज़रूरत कुछ कम हो गई। रॉकेट का महत्व इसके बाद बदकिस्मती से दूसरे युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया को पता चली और रॉकेट टेक्नोलॉजी 1945 के बाद नए शिखर छूती ही चली गई। भारत को हालांकि दोबारा रॉकेट बनाने के लिए 1960 तक इंतजार करना पड़ा, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान था पूर्व राष्ट्रपति और चोटी के वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। टीपू सुल्तान के रॉकेट का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि डॉक्टर कलाम अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में टीपू सुल्तान और उनके रॉकेट्स का तफसील से जिक्र करते हैं। इसी किताब में डॉक्टर कलाम एक किस्सा बताते हैं। वही है कि जब पहली बार डॉक्टर कलाम नासा की रॉकेट फैसिलिटी में गए तो वहाँ एक पेंटिंग पर उनकी नज़र पड़ी और डॉक्टर कलाम लिखते हैं, ये एक युद्ध की पेंटिंग थी और उसमें रॉकेट उड़ते देख मैं हैरान हुआ और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि रॉकेट उड़ाने वाले लोगों का रंग गोरा नहीं काला था। टीपू की फौज रॉकेट उड़ा रही थी और ये बात उनके अपने देश में भुला दी गई, जबकि एक दूसरा देश उस याद को संजो कर रख रहा था। इसी किस्से के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमल ने इसे लिखा, आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।